तो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में शिवम स्टडी विद इकोनॉमिक्स में। तो आज हम करेंगे मांग का नियम क्या होता है। कल हमने करा था जैसे कि मांग क्या होता है और उसके कितने प्रकार होते हैं और मांग फलन में किस फॉर्मूले का यूज किया जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे कि मांग का नियम क्या होता है। तो मांग का नियम, अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत के बढ़ने पर उसकी मांग कम हो जाती है तथा कीमत के कम होने पर उसकी मांग बढ़ जाती है। कीमत और मांग में ऋणात्मक संबंध होता है, इसी को मांग का नियम कहते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि अन्य बातें कौन कौन सी होती हैं। तो अन्य बातों का मतलब होता है उपभोक्ता की आय, रुचि, संबंधित कीमत के स्थिर रहने पर, संबंधित वस्तु की कीमत की स्थिर रहने पर। तो जैसे कि आप बना सकते हो टेबल प्राइस और क्वांटिटी। तो जब प्राइस हमारी 5 थी तो क्वांटिटी हमारी 10 थी। जब प्राइस बढ़ के 10 हो जाती है तो क्वांटिटी हमारी 5 हो जाती है। और जब प्राइस और बढ़ जाती है 15 रुपये हो जाती है तो क्वांटिटी और कम हो जाती है 2 रुपये। तो यही हमारा रिलेशन है इन दोनों के बीच का, प्राइस और क्वांटिटी के बीच का, कि ये अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम होगी और प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी बढ़ेगी। ये इनके बीच का नेगेटिव रिलेशन है। तो आप ऐसा डायग्राम भी बना सकते हैं पेपर में। मांग वक्र है ये हमारा, ठीक है। ये एक्सिस और वाई एक्सिस पे आपको प्राइस लेना है और एक्सिस पे क्वांटिटी लेनी है। फिर उसके बाद आपको ये मिलान कर देना है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि मांग वक्र ऋणात्मक क्यों होता है, या इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि मांग वक्र दाईं और झुका हुआ क्यों होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आ भी सकता है पेपर में। तो अब हम देखते हैं कि क्यों ये ऋणात्मक होता है। तो पहला इसका पॉइंट है कि घटती सीमांत उपयोगिता के नियम के कारण। तो एक उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि वहाँ मिलती है जहाँ सीमांत उपयोगिता कीमत के बराबर होती है। MU बराबर प्राइस, MU का मतलब सीमांत उपयोगिता। फिर यदि वस्तु की कीमत उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता से अधिक होगी तो वस्तु कम खरीदी जाएगी। यदि वस्तु की कीमत उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता से कम होगी तो वस्तु अधिक खरीदी जाएगी। तो सीमांत उपयोगिता का मतलब ये होता है कि अगर हमारी वस्तु से मिलने वाली हमें संतुष्टि कम है हमारे प्राइस के अकॉर्डिंग तो हम कम वस्तुएं खरीदेंगे, और अगर ज़्यादा है तो हम ज़्यादा वस्तुएं खरीदेंगे। फिर दूसरा है आय प्रभाव। तो आय प्रभाव देखते हैं क्या होता है कि यदि किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो उपभोक्ता द्वारा कम खर्च किए जाते हैं, जिससे उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है। अब उपभोक्ता उस वस्तु को अधिक खरीदता है, ठीक है। तो अगर किसी वस्तु की कीमत कम रहेगी तो उपभोक्ता के पैसे बच जाएंगे, जिससे वो दूसरी वस्तु में खरीद सकता है। इसलिए उपभोक्ता की आय का भी कीमत के निर्धारण में बहुत ही प्रभाव पड़ता है। जैसा कि यहाँ दिखा भी रखा है कि उपभोक्ता की आय अगर 500 रुपये है तो 400 रुपये का अगर पिज़्ज़ा खा लेता है और 100 रुपये की पेप्सी पी लेता है तो उसके पैसे खर्च हो जाते हैं। पर अगर वही प्राइस 500, उसके पास 500 रुपये हैं उपभोक्ता की आय, और अगर पिज़्ज़ा 200 रुपये का है तो वो 2 पिज़्ज़ा खा सकता है उसमें, और 100 रुपये की पेप्सी भी पी सकता है, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट है प्रतिस्थापन प्रभाव। प्रतिस्थापन प्रभाव देखते हैं क्या होता है कि प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत के कम होने पर उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है, उसे प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल पेप्सी और कोका का, अगर पेप्सी का प्राइस बढ़ेगा तो कोका की डिमांड बढ़ जाएगी, और कोका का प्राइस बढ़ेगा तो पेप्सी की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ मैंने लिखा भी है कि कीमत के बढ़ने पर, जैसे 20 रुपये में पेप्सी मिल रही थी और 20 रुपये का कोका मिल रहा था, पर पेप्सी फिर 25 रुपये की होगी तो कोका की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। जैसा आप यहाँ देख भी सकते हो कि पेप्सी की कीमत के बढ़ने पर उपभोक्ता पेप्सी छोड़कर कोक खरीदेंगे, ठीक है। अब उपभोक्ता, चौथा पॉइंट, उपभोक्ता समूह का आकार। तो इसका देखते हैं क्या प्रभाव पड़ता है। कीमत के कम होने पर ऐसे गरीब उपभोक्ता जो वस्तु के महंगे होने पर खरीद नहीं सकते थे अब आसानी से खरीदने लगते हैं, अतः कीमत के कम होने पर वस्तु की मांग बढ़ जाती है, ठीक है। फिर पांचवा पॉइंट है विभिन्न उपयोग। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, चने, गेहूं, इनकी कीमत के कम होने पर हम उसे अधिक खरीदने लगते हैं क्योंकि हम इनका विभिन्न उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि आलू से हम चिप्स बना सकते हैं, आलू के हम पापड़ बना सकते हैं, तो ये विभिन्न उपयोग कर सकते हैं हम। और मिल्क से हम दूध, दही, मतलब दही, घी कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम पढ़ेंगे कि मांग के अपवाद क्या होते हैं और उसे कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं मांग को। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल पर जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए आगे भी ऐसी वीडियो लाते रहें। थैंक यू।